नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है त्रिया चरित्र। किस तरीके से एक औरत घर को चाहे तो बर्बाद कर दे और चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। भोजपुर जिले के एक गांव परसिया, जहां के रहने वाले थे राम सज्जन सिंह और उनकी पत्नी भागवंती देवी। गांव में उनकी अच्छी खासी खेती थी। वे पहले एक फौजी थे। रिटायरमेंट के बाद गांव में अपनी खेती बाड़ी की देखभाल करते थे। उनके 3 बेटा और 2 बेटी थी। लड़कों में राघव, माधव और कृपा, लड़कियां सुरेखा और रेखा। भागवंती ने बच्चों को पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ा। राघव और माधव ने पढ़ाई पूरी कर ली, पर छोटा बेटा कृपा को पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे उसने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। भागवंती रोज दिन कहती, जा बेटा पढ़ आ। कृपा कहता, ना माई, हमरा से ना होई, हमरा पढ़े के मन नइखे करत। भागवंती थक हार करके चुप बैठ जाती। राम सज्जन की मेहनत से खेती बाड़ी अच्छी उपज दे रही थी। बड़ी बेटी सुरेखा का विवाह नजदीक में ही अच्छे खाते पीते परिवार में किए थे। सुरेखा के भी 3 बच्चे थे, पर हाय री किस्मत, सुरेखा की खुशी उससे देखी नहीं गई। सुरेखा का पति सुधीर अपने दोस्त के भाई के शादी में बाराती गया था। शादी के बाद जब बारात लौट रही थी, अचानक रास्ते में बस ने पलटी मारी और सारे बाराती रोड पर आ गए। वर वधू तो किसी तरह से बच गए। कुछ बाराती तो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हुए और कुछ मौत की गोद में सो गए। उसमें सुरेखा का पति सुधीर भी था। शादी का उत्सव मातम में बदल गया। वधू का स्वागत तो किया गया, पर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया। गांव वाले जहां तहां कह रहे थे, नईकी बहुरिया के लक्षण ठीक नहीं थे, औते बारात के खा गईली, आगे का हुई भगवान जानी। यह सब सुन करके वधू रोती रहती, पर किसी के पास उसके लिए प्यार के 2 शब्द नहीं थे। राम सज्जन और सुरेखा के ऊपर तो दुख के ही पहाड़ टूट पड़े। सुरेखा के 3 बच्चे छोटे छोटे थे। राम सज्जन बेटी और बच्चों को अपने घर ले आए। भागवंती बहुत मीठे स्वभाव की सज्जन महिला थी। बेटी को सांत्वना देती और बच्चों को प्यार। रेखा भी माँ और दीदी दोनों का ख्याल रखती। इसी बीच फौज की बहाली निकली। राघव इसमें शामिल हुआ। उस बहाली में राघव नियुक्त हो गया। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद वह ट्रेनिंग के लिए दानापुर चला गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद राघव की पोस्टिंग चीन के बॉर्डर पर हुई। एक तो फौज की नौकरी, दूसरा देश का बॉर्डर था। गांव वाले राम सज्जन से पूछते, का हो राम सज्जन भैया, बड़का बेटा के ब्याह कब करबया? राम सज्जन कहते, जल्दी ही करे के बा, ज्यादा देर ना लगाई। राघव के बरतुहार एक जाते तो एक आ जाते, उनका आना जाना लगा ही रहता। रेखा भी बड़ी हो गई थी, उसके लिए भी राम सज्जन लड़का देखना शुरू कर दिए। जो भी बरतुहा राघव के लिए आते, वे अपनी कन्या के गुणों का बखान करते। वो कहते, हमारी कन्या आपके लिए बहुत ही योग्य है, सुंदर, सुशील और कामकाजी है, आपके घर का बहुत अच्छे से रखेगी। एक दिन राम सज्जन ने भागवंती से कहा, सुन हो, पहले केकर बिहा करी? भागवंती ने कहा, सुनी जी, पहले हम बहुरिया के घर लाई, फिर ओकरे बाद बिटिया के बियाह कैल जाई। घर में संहारे वाली एगो बहुरिया हो जाई तो ठीक रही। बहुरिया भी गाँवे के होखे चाहिए। ज्यादा पढ़ल लिखल बहुरिया ससुराल के ससुराल ना समझेले। गाँव में शादी कैले से ठीक रही। भागवंती की बात
बात मान करके राम सज्जन भोजपुर के एक गांव जेठुआर के त्रिलोकी सिंह की बेटी श्यामा से राघव की शादी तय कर लिए। त्रिलोकी सिंह के 2 लड़के और 1 लड़की श्यामा थी। वे एक खेतिहर के अलावा ऑयल इंडिया कंपनी चपरासी की नौकरी करते थे। उनकी लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। वैसे भी भोजपुर में लड़कियों के शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता। लड़कियों को सिर्फ घर का काम, सिलाई बुनाई और घर संभालना आना चाहिए। इतनी ही जानकारी उनके विवाह के लिए काफी था। राम सज्जन राघव को खबर किए और कहे, बेटा राघव सुनो, हम तुहार रिश्ता तय कर देले बानी। 17 अप्रैल के तिलक और 7 जून के ब्याह के दिन बाद तू 15 अप्रैल तक घरे आ जइहा छुट्टी लेके। राघव के मन में ख्याल आया कि पिताजी ने कैसी लड़की देखी होगी, कैसे पूछूं। पहले भोजपुर में लड़के के पसंद को नहीं देखी जाती थी। जहां पिताजी शादी तय कर दिए वहीं लड़का और लड़की का शादी हो जाता था। यही राघव के साथ भी हुआ। राम सज्जन पत्नी और बच्चे का ख्याल करते हुए अकेले ही जाकर के लड़की देख आए। श्यामा नाम की ही श्यामा थी। देखने में वो गोरी और सुंदर थी। घर आकर भागवंती से लड़की के गुणों का बखान किए। सुनो हो हमार भागवंती, हमार बड़की बहुरिया खाना बढ़िया बनावेले, देखे में गोर बिया, तू जो कहबू तुहार बात मानी। हम तुहार बात मान के गांव के लड़की से ब्याह तय कर देले बानी। अब ओकरा तू सब सिखैहा। राघव 15 अप्रैल से पहले ही घर आ गया। उसने माँ से पूछा, माई लड़की कैसन बिया, तू देखले बाड़ू? भागवंती ने कहा, नाही बचवा, हम देखे ना गईली रहे, तुहार बाबूजी ही देख के आइल बानी। उनके नजर में लड़की ठीक बिया। अब ब्याहे में कितना दिन बचल हवे, अब शादी के बाद अपने घर में ओकरा देख लिहा। ओकरे आवे के बाद सब गुण पता चल जाई। राघव के तिलक के दिन तिलकहरू दरवाजे पर आए तो बर्तन, कपड़ा, मिठाई और फल के साथ राघव के लिए घड़ी, अंगूठी और गले का चैन भी था। इधर राम सज्जन सिंह ने तिलकहरू का स्वागत अच्छे ढंग से करते हुए विदाई भी अच्छे ढंग से की। विदाई में लड़की का कपड़ा, गहना, मिठाई और फल भी थे। देखते देखते 7 जून भी आ गए। राम सज्जन ने बाराती साजी। बाराती के साथ साथ नाच गाने वाले, बैंड बाजा, डांस, 2 बस, 5 कार, 2 जीपें थी। लड़की के लिए कपड़े, गहने, मिठाई और फल के साथ सूखे मेवे थे। बाई जी का रौनक वहाँ की रौनक से में 4 चांद लगा दिए। द्वार पूजा, कन्या निरीक्षण, कन्यादान, सिंदूर दान, मुंह ढकाई, समधि मिलन और मर्जाद, सभी नियमों का पालन वैदिक रीत से हुआ। राघव के साथ साथ दोनों भाई भी भाभी को देख नहीं पाए। सारे रीत रिवाज घूंघट में ही हुए थे। तीसरे दिन सुबह सुबह बहू की विदाई हुई। राम सज्जन बेटा और बहू बारात को लेकर के घर की ओर चल दिए। राम सज्जन के दरवाजे पर बारातियों के बस आकर के रुकी और सारे बाराती उतर करके अपने अपने घर चले गए। इतने में ही दरवाजे पर वर वधू की गाड़ी आकर के लगी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। बहू आ गई, मछली लाओ, दही लाओ, दुआरा लाओ, एक एक करके सारे सामान दरवाजे पर जुटाए गए। परिवार और पड़ोसी के लोग भागवंती को पकड़ लाए। पहले बहू के परीक्ष के उतराही, ओकरा बाद कोनो काम करे के बा। भागवंती ने सुरेखा से कहा, बिटिया भैया गांठ जोड़ दे। सुरेखा माँ की बात मान करके जा ही रही थी कि परिवार वालों ने खुलकर कहा, काहो सुरेखा के माई, तोहरा इतनो नइखे बुझात की विधवा गांठ जोड़ ले बा, तू पगला गईलू का जे सुरेखा के कहे देलू। सुरेखा भागकर अंदर रूम में जाकर के रोने लगी। फिर झटपट माई और भाई के खुशी के लिए आंखें पोंछ ली। भागवंती ने पहले मछली श्यामा को पकड़ाई, फिर उसके बाद चुमावन और मांग बहोरी। उसके बाद परिवार वाले ने एक एक करके नियम किए। बहू के माथे पर दही रख करके एक एक करके दुआरा में डलवाते कुलदेवी के पूजा घर में ले करके गए। कुलदेवी के पूजा के बाद मुंह दिखाई शुरू हुई। एक एक करके मुंह देखते गए और बहू के हाथ में नेग रखते गए। सारा दिन इसी
में बीत गए। भागवती ने सोचा कि बहू को मुंह दिखाई में क्या, उसके पास सास का दिया हुआ सोने का हंसुली था। सोचा था कि उसको तुड़वा करके तीनों बहुएं और रेखा के गहने बनवा दूंगी, पर इसके लिए उसको समय ही नहीं मिला। समय को देखते हुए श्यामा को हंसुली देना पड़ा। थोड़े दिन बाद बहू से लेकर के तीनों बहुओं की मुंह दिखाई और रेखा का चैन बनवा लेंगे। भागवती बहुत ही नेक महिला थी। कोई दरवाजे पर आ जाए तो बिना खिलाए नहीं भेजती थी। दान पुण्य करने में भी आगे थी। भिखारी, सासू, फकीर बिना दान लिए नहीं जाते थे। छठ जी, उतिया, एकादशी, चौथ इत्यादि त्योहारों में जितने गरीब तबके के लोग थे उनको अनाज, दाल, मीठा, सरसों तेल और सब्जी देते थे। हर किसी को मदद भी करती थी। राघव सुहाग रात के दिन ही श्यामा को देखा। श्यामा की सुंदरता पर वह मोहित हो गया। वह 2 महीने की छुट्टी में ही घर आया था, जो 10 दिन के बाद खत्म होने वाली थी। भागवती ने सोचा कि राघव के जाने से पहले ही नई बहू को रसोई वाली नेक करवा देते हैं। वह भी इसके हाथ का खाना खा करके चला जाएगा। श्यामा के रसोई बनाने वाले दिन नई साड़ी पहना करके दोनों ननदों के साथ चौके में पहुंचाया। खाना तो दोनों ननदें पकाई, श्यामा ने खाली खीर पकाई। सब लोगों ने बहू को नेक दिया। 15 जून को राघव नौकरी पर चला गया। श्यामा का रंग गोरा था, पर बुद्धि विचार दोनों ही काले थे। दोनों ननदें बुरी लगती थी। सास भी उसे पसंद नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। श्यामा ने भागवती से कहा, अम्मा जी, रउआ तो इधर इधर भागते रही, कल से राउर काम हम करब। भागवती खुश हुई। चलो, बहू तो अच्छी है, साथ साथ समझदार भी है। भागवती के पास जो भी थोड़े बहुत गहने थे वो रेखा की शादी के लिए रखी थी, वो सब श्यामा ने ले लिया। भागवती से घर का मालिकाना चाबी लेते हुए कहा, अम्मा जी, आज से राउर काम सब हम करें, रउआ खाली भगवान के पूजा करी। कुछ दिन तो श्यामा ठीक रही। उसके बाद उसने दान पुण्य बंद कर दिया। त्योहारों का दान भी बंद कर दिया। परिवार वाले भागवती से कहने लग जाते तो वह खड़ी होकर के बोलना शुरू कर देते, रउआ हमार हिते बानी, आग में घी डाले रहल बानी, इनके बोले से का होई, राज तो हमरे चली ना। भागवती परिवार वालों से सुनती तो बुरा लगता, पर क्या करे, बहू को डांटते, क्या गारंटी कि बहू उसकी बात सुनेगी ही। लोग सास बहू की तू मैं सुनेंगे तो हंसेंगे ही। भागवती धीरे धीरे मौन धारण कर ली। श्यामा का गुस्सा और सनक बढ़ते बढ़ते हद से पार कर गया। जो ससुर को खाना गरम गरम दरवाजे पर जाता था वह भी बंद कर दिया। राम सज्जन पूछने आए तो उसने कहा, बाबूजी, रउआ 10 बजे खाइब तो हमरा से ना होई, जो भी भेजी खा ले, अगर ना खाइबा तो रउआ से हम रात भर जागल ना रहे। राम सज्जन को बहुत पछतावा हुआ। कहाँ हम लक्ष्मी लावे गईले रहे, अराउर और हंड शंखनी उठा के ले अली। रेखा से घर के सारा काम कराती और कहती, काम ना सिखबू तो ससुरा जाके का करबू। लोग यही ना कही, बाप मातारी और भौजाई काम नईखे सिखौले। ये सब देख करके राम सज्जन कुछ बोलते तो उनको गाली देने लगती। अब तो यह रोज का संझा पराती हो गया था। इस बार छुट्टी में राघव घर आया तो वह चुप्पी लगा गई। माँ बेटा से नहीं बोली कि वह पत्नी को डांटेगा तो जग हंसाई होगी। भाई और बहन भी चुप लगा गए। भागवती को जो भी खाना मिलता खा लेती, बासी मिलता तो खा लेती। इसी बीच रेखा की शादी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में तय हुई। रेखा के ब्याह के नजदीक आ रहे। भागवती ने सोचा यही अवसर है, बहू से हंसुली मांग ली जाए और तुड़वा करके 4 जेवर बनवा करके बहुओं को और एक रेखा बेटी को दे दूंगी। भागवती ने बहू को बुलाया और कहा, बिटिया, हंसुली जे तेहरा मुंह दिखाई में देले बानी ओकर जरूरत आ गईल बा, हमरा दे दे। यह सुनते ही श्यामा गुस्से से बोल पड़ी, वाह,
का रिवाज बा, मुँह दिखाई में देहल जाला, बाद में छीन लेहल जाला। हमसे ई ना होई, कोई दूसर उपाय करी। थक हार करके भागवंती को चुप हो जाना पड़ा। श्यामा ने हंसुली नहीं दी। भागवंती ने बेटी की शादी में चुप रहने के लिए कहीं तो श्यामा ने धमकी दी, ज्यादा करबे त हम नैहर चल जाई। राघव और माधव ने मिलकर के शादी की तैयारी करने लगे। इधर सुरेखा के बच्चे भूखे थे और छोटे थे। भूख लगता तो मामी से खाना मांगने जाते तो श्यामा उन्हें दुत्कार देती और कहती, जिंदगी भर के हमनी ठेका ले ले बानी का, बाबूजी के ही काम रह गईल बा धर्मशाला चलावे के। बच्चे ने तो रोते हुए माँ को बताया तो सुरेखा को बहुत दुख हुआ। सुरेखा सोची कि रेखा की शादी के बाद बच्चों को लेकर के ससुराल चली जाएगी। माधव या बाबूजी कोई भी छोड़ करके आ जाएंगे। भागवंती ने अपने कान की बाली या और अंगूठी रेखा को दे दी। राघव माधव के साथ बाजार जा रहा था शादी की खरीदारी करने, तो श्यामा बोली, इतना फालतू पैसा नईखे की तू जाके लुटावत रहा। राघव ने कहा, रेखा हमार बहन नईखे का हमार जिम्मेदारी नईखे, तूहू तो भौजाई बाड़ू। श्यामा बोली, रेखा होखस या सुरेखा बाड़ी तो हमारे ननदे नु, ई लोग के खा पी के मोटारी बांध के चल जाए के बा। उसकी बात सुनकर के राघव गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर चला गया। घर से बाहर माधव और कृपा ने भाई को समझाया, भैया अभी जग के घर बा, ई सब शोभा नईखे देत। भाभी की बुद्धि आज के नईखे, ई सब बहुत पुराना हो गईल। माई और बाबूजी के दिन हो गईल ई सब देखते। राघव श्यामा से नाराज था और चुप रह करके ही तैयारी करने लगा। राम सज्जन ने अनाज की बिक्री के पैसे और बैंक लोन के पैसे से शादी का इंतजाम किए। कपड़ा, जेवर, दुपहिया वाहन, बर्तन, मिठाई, फल, सब कुछ तिलक के तैयारी किए। रेखा का तिलक बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। तिलक के 10 दिन बाद ही बारात आने वाला था। इसी बीच शादी की सारी तैयारी करनी थी। 2-4 दिन रेखा के शादी में आने वाले रिश्तेदार आने लगे थे। उनके रहने और खाने की व्यवस्था करना राघव और माधव की थी। श्यामा का डेली बोलना शुरू हो गया, इतना लोग के खाना बना के हम ना खियाई। श्यामा रिश्तेदारों के सामने ही बोलती। राघव ने रिश्तेदारों के खाने का इंतजाम हलवाई रख करके कर दिया। राघव को रिश्तेदारों के सामने जाने में शर्म आता था। भगवान कैसी पत्नी दिया है, जैसे सोने के कलश में जहर भरा हो। घर की प्रतिष्ठा का जरा भी ख्याल नहीं है। सुरेखा भी बहन की शादी में जी जान से मेहनत करती और माँ की मदद करती। देखते देखते ब्याह के दिन आ गए। दरवाजे पर बारात आकर के लगी। थोड़ी देर बाद द्वार पूजा शुरू हो गई। रेखा को वर महेश बहुत ही सुंदर था। कन्यादान के समय रेखा को साड़ी, माँ की बाली और अंगूठी पहना करके मंडप ले जाने लगी। तभी श्यामा दौड़ करके रेखा की अंगूठी और बाली निकालने लगी। भागवंती उसका हाथ पकड़ करके बोली, ई तहार गहना नईखे बेटी, बेटी भी हमार ही है और गहना भी हमार है। श्यामा ने गाली शुरू कर दी तो राघव एक कमरे में बंद किया। जो भी रिश्तेदार उसकी आवाज सुनते तो कहते, हल्ला क्यों कर रही है? तो राघव सबसे कहता, इसका माथा खराब है, डॉक्टर की दवा चल रही है, इस पर ध्यान ना दीजिए, रेखा की शादी को देखिए। सब विधि विधान करते हुए विदाई का समय आ गया। राघव कमरा खोलते हुए कहा, रेखा जा रही है, उससे मिल लो। श्यामा बोली, हम ना जाई, रेखा से हमारा कोई मतलब नहीं खे। रेखा माँ दीदी सबसे मिल ले। मिलते हुए रोते हुए जा रही थी। भाभी श्यामा के पास सब बातें भुला करके गई तो श्यामा ने उसे ठेल दिया। कृपा ने बहन को रोते हुए डोली में बिठा दिया और महेश जी से कहा, मेरी बहन बहुत ही भोली है, इसका ख्याल रखिएगा। रेखा के ससुराल वाले बहू और बाराती के साथ घर के लिए चल दिए। रेखा के जाने के बाद घर सूना हो गया। सुरेखा भी बच्चों को लेकर के माधव के साथ ससुराल चली गई। राघव की पोस्टिंग हमीरपुर हो गई। वहां सरकारी घर भी मिला था। सैनिक छावनी पर श्यामा के उदंड आचरण के चलते वहां नहीं लेकर के गया। घर पर माई, बाबूजी, माधव और कृपा ही थे।
भागवंती की दयनीय अवस्था हो गई थी। जब नहा धो करके पूजा पाठ करके घर आती तो आगे मजुरा के जैसे खाना रख दिया जाता, कभी बासी खाना भी रख दिया जाता। घर में दूध दही की बहार थी, पर उनको बचा खुचा ही दिया जाता। परिवार वालों को और बाहर के लोगों को फ्री में दिया जाता। सब कुछ देखते हुए भागवंती चुप ही रहती। इसी बीच माधव शिक्षक के रूप में गोरखपुर में कार्यरत हो गया। राघव और माधव दोनों मिलकर के पिताजी की मदद करते। जहां तहां से माधव के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। एक दिन राम सज्जन ने माधव से पूछा, बेटा इस शादी में तो हमनी ठगा गईनी, तोहार आपन कोई विचार हो तो हम कोशिश करे कि तोहरा पसंद के अनुसार ही रिश्ता तय करी। माधव ने कहा, हमरा ऐसन कोई पसंद नहीं खे। अगर पढ़ल लिखल रही तो घर बाहर के जिम्मेदारी संभाल ली। जो भी रिश्ते कम से कम बीए पास होवे के चाहिए। कल अगर नौकरी करे के चाहे तो कर सके। अब राम सज्जन के मन में एक ही ख्याल था, जो भी माधव के लिए लड़की देखे ऊ बीए पास को। कितना जगह माधव के रिश्ता जुटल और टूटल। आखिरकार एक जगह माधव के रिश्ता तय हो गया, वैशाली जिला के रामायण सिंह की बेटी से। रामायण सिंह का परिवार रांची में रहते थे, वहीं रोजगार था। 2 बेटा और 1 बेटी कविता थी। कविता भी रांची कॉलेज से पढ़ी थी, उसकी योग्यता बीए थी। रामायण की लड़की से माधव का ब्याह तय हो गया। श्यामा जब सुनी कि माधव की पत्नी पढ़ी लिखी आ रही है तो उसके मन में जलन हो गई। परिवार के लोग श्यामा के कान भरते, देखा बहुरिया, माधव के कन्या के चलती बनती रही तो तू अपना हक ना छोड़ी है। माधव के शादी 2 जून की थी। बारात को लेकर के जाना था। सारे बाराती तैयार होकर के बस में सवार हुए और रांची के लिए चल पड़े। वहां रामायण और उनके बेटे ने बहुत ही अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया। दान दहेज के साथ रामायण ने अपनी बेटी कविता की विदाई की। ससुराल आने के बाद भागवंती ने लोकचार के नियमों का पालन करते हुए कविता का स्वागत किया। रेखा और सुरेखा भी बहुत खुश थी। उनकी पढ़ी लिखी भाभी आई है। कविता को 2 ही दिन में पता चल गया कि घर में उनकी जेठानी की चलती है। सास और ससुर इनकी दया पर पलते हैं। छुट्टी खत्म होने के बाद माधव अपनी नौकरी पर चला गया। नई बहू को माँ पिताजी के सहारे छोड़ करके चला गया। सुरेखा और रेखा को नई भाभी सखी के जैसे लगती थी। कहीं भी नई भाभी को पढ़ाई लिखाई का घमंड नहीं था। 5 दिन के बाद बहू की रसोई का नेग था। उसके बाद खाना बनाने की जिम्मेदारी नईकी बहुरिया को दिया गया। श्यामा उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। रांची में कविता कभी उपले और लकड़ी में खाना नहीं बनाई थी। यहाँ जेठानी गीली लकड़ी और गीले उपड़े जलावन के लिए देती। कविता को भी काम दिया जाता, वह करती। थोड़ा समय लगता पर कच्ची रोटी जली सब्जी बना लेती। माँ बाबूजी जेठानी और देवर को खाना खिला करके खुद खाती। राम सज्जन और भागवंती बहू से बहुत खुश थे। यह सब देख करके श्यामा ससुर को लगाकर कविता को गाली देती। इसी बीच राघव घर आया तो फौज में बहाली निकली थी। वह कृपा को अपने साथ लेता गया। वहां उसे तैयारी करवा करके फौज में बहाल करवा दिया। तीनों भाई आपस में सलाह में रहते। कोई भी काम होता तीनों भाई मिल करके करते। उनकी खुशी देख करके पट्टीदार लोग जलते और श्यामा को भड़काते। इसी बीच श्यामा 2 बेटा और 1 बेटी की मां बन गई। माधव नौकरी पर से छुट्टी में घर आता और चला जाता। राम सज्जन माधव से बोले, बेटा तू बहुरिया के ले जा। माधव बोला, बाबूजी माई भी हमरा साथे चली हैं। ठीक है बेटा, माई जइहे तो ले जा, हम घर देखब। कविता और माँ को लेकर के माधव गोरखपुर आ गया। कविता और भागवंती माँ बेटी जैसा रहती। कोई भी उनको माँ बेटी ही समझता। कविता खाने से लेकर के पहनने तक माँ के पसंद का ख्याल रखती। कुछ दिन के बाद कविता बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उसे गांव आना पड़ा। उसने एक लड़के को जन्म दिया। उसके जन्म के उत्सव में राम सज्जन सारे गांव को भोज दिए। श्यामा माधव के बच्चे से खुश नहीं थी। उसे अपना ही बच्चा प्यारा लगता था। नामकरण में माधव के बच्चे का नाम वैभव पड़ा।
श्यामा के विपरीत कविता थी। उसकी नजर में परिवार मायने रखता था। श्यामा बड़ी होने के कारण कविता को परेशान करती थी, मानसिक यातना हमेशा देती। कविता माता पिता के संस्कार और ससुर का प्रतिष्ठा को देख करके चुप रहती। इससे श्यामा को बढ़ावा मिलता। कभी कभी कविता को भूखे पेट सो जाना पड़ता। किसी को कानो कान पता नहीं चलता। मानसिक यातना सहते और बिना बात के पति से डांट खाते कविता डिप्रेशन की शिकार हो गई। भागवंती भी कविता के कष्ट को देखती। माधव की बच्चे का तिरस्कार भी देखती। भागवंती से देखा नहीं जाता। छुट्टी में जब माधव घर आया तो भागवंती ने कहा, बचवा बहुरिया और लल्ला के ले जाइया, इया रही तो बीमार पड़ जई है। गांव में इतना सुविधा नहीं खे। कविता ने भी कहा, माई रउआ चले तब है हम जाइब। माधव माई और बहुरिया को लेकर के गोरखपुर चला आया। यहाँ आने के बाद बहुरिया और भागवंती को चैन की सांस मिली। राम सज्जन राघव के बेटे राम और श्याम को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखा दिए। उसका खर्च भी राम सज्जन ही देखते थे। वैसे ही एक स्कूल में राघव की बेटी रीतिका का भी नाम लिखा दिए। तीनों भाई ने मिलकर के बहुत ही सुंदर मकान बना लिए। खेती बाड़ी की उपज से घर अच्छे से चल जाते थे। हर साल खेती में 70-80 हजार सालाना आमदनी हो जाती थी। समय का फेर कोई नहीं जानता था। एक दिन अचानक राम सज्जन को बुखार हुआ। दोनों बेटियां घर आई हुई थी, बेटा तीनों बाहर ही थे। अचानक रात में राम सज्जन की हालत बिगड़ गई। अस्पताल जाते जाते उनकी मौत हो गई। परिवार के लोग राघव का बड़ा बेटा राम से बाबा की आग दिलाई और तीनों बेटे को खबर किया। भागवंती भी माधव के पास गोरखपुर में ही थी। माधव और कविता ने उनको नहीं बताया, चुपचाप उनको लेकर के गांव आ गए। भागवंती जब घर आई तो देखा कि दरवाजा शांत है। उन्होंने बच्चों से पूछा, बाबा नइखे लौकत, कहाँ बानी? बच्चे सब ने कहा, बाबा नइखे, ऊ भगवान के पास चल गई ने। भागवंती यह सुनते ही सीढ़ी पर से गिर करके बेहोश हो गई। सुई और दवा से शारीरिक चोट तो ठीक हो गई, पर भागवंती सदमे में चली गई। इस तरह से वह जिंदा लाश में तब्दील हो गई। वह हर किसी को पहचान नहीं पाती। काम क्रिया खत्म करने के बाद तीनों भाई नौकरी पर चले गए। सारा खेत बटैया पर दे दिया गया। इसी तरह से तीनों भाई बारी बारी से घर आते और घर की देखभाल करते। कविता भी गोरखपुर आ गई। कविता का दूसरा बच्चा होने वाला था। माँ मन और शरीर दोनों से लाचार थी। इस अवस्था में कविता की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। बाध्य होकर के कविता को पिता के घर रांची जाना पड़ा। वहां उसने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। प्यार से उसका नाम ज्योति रखा। ज्योति सुंदर थी और तेज भी। माधव जब दोनों बच्चों को रांची से लेकर के आया, ज्योति पानी छलकाते हुए पापा के लिए पानी लाती और कहती, पापा पापा पानी पी लो। माधव उसे प्यार से उठा करके गले से लगा लेते। राघव और माधव ने सोचा, पिताजी तो रहे नहीं, कृपा की शादी कर दें तो माँ शायद ठीक हो जाएं। डॉक्टर के कहे अनुसार ही इन लोगों को सोच था। कृपा की शादी बगल के गांव नादोपुर में कर दिया। कृपा की पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। कृपा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। कृपा के दोस्त ने उसे पढ़ाया कि तुम्हारी बीबी ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुम्हें इज्जत नहीं देगी। मधु इसके विपरीत था और खुशमिजाज और मेहनती महिला थी। श्यामा भी उससे जलती थी। उसने मधु को कहा, हमारी सास का माथा खराब है, वह अच्छी रहती है तो मैं उनकी देखभाल करती। तू भी उनको मत देखो, सिर्फ खाना बना करके दे दो। मधु उसकी बातों में आ गई। उसने वैसा ही किया। भागवंती रोती रही। रोती पर कहे तो किससे। बड़ा बेटा राघव आता तो सब सामान माँ के लिए भी लाता। श्यामा उन्हें नहीं देती। माधव भी घर में सामान रख जाता, वह भी भागवंती को नहीं मिलता। मधु को कभी कभी दुख लगता, पर श्यामा की हुकूमत के आगे वह भी मजबूर थी। मधु ने 2 बेटी को जन्म दिया। लड़के की आस देखते देखते मधु को तीसरी बेटी भी आ गई। कुछ दिन के बाद मधु के पैर फिर से भारी हो गए। उसने सोचा कि शायद इस बार लड़का होगा। लड़का हो जाएगा तो मेरा वंश चलेगा। मधु का सपना धरा का धरा रह गया। बच्चे को जन्म दिया तो चौथी लड़की भी आ गई।
मधु इतना ज्यादा कमजोर हो गई कि झेल नहीं पाई। पहले बच्ची और 8 दिन के बाद मधु संसार को अलविदा कह गई। उसकी तीनों बच्ची बिना माँ की हो गई। बड़ी बिंदु 8 साल की थी, सिंधु 5 साल की और नीलू 3 साल की थी। पत्नी के गुजरने के बाद कृपा टूट गए। श्यामा को थोड़ा तरस आ गया और कुछ स्वार्थ भी था। बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो उनकी देखभाल करेंगे। राघव भी फौज से अवकाश लेने के बाद घर आ गए। उनके भी दोनों लड़के पढ़ लिख गए। बेटी को भी अच्छे घर में शादी कर दिए। बेटी ज्यादा पढ़ तो नहीं पाई थी, पर काम चला लेती थी। राघव को भाई के बच्चों से ज्यादा प्रेम था। वह हर क्षण उनके खुशी का ख्याल रखते। भागवंती के देहांत के बाद कृपा और भी ज्यादा मौन हो गए थे। माँ और मधु का बिछड़ना कृपा के लिए कष्टदायक हो गया। कृपा सारा दिन घर के बाहर रहते। घर में रहना उसके लिए कष्टदायक था। बच्चे सब नाबालिग थे। बड़ी माँ की गलत शिक्षा देने की वजह से बच्चे सब कृपा के विपरीत हो गए। इधर कुछ दिनों से कृपा बीमार रहता था। बुखार और भूख लगना तो था ही नहीं, दिनों दिन कमजोर हो गया। कृपा फोन के जरिए माधव से कहा, भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। माधव ने कहा, अभी मेरा वेतन बंद है, किसी से कुछ पैसे लेकर के चले जाओ और डॉक्टर को दिखा लो। मेरा वेतन आ जाएगा तो मैं भेज दूंगा। कृपा ने धान बेच करके 7,000 रुपया लिया और डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है और खतरनाक भी है। दवा चलाते रहेंगे तो शायद कुछ दिन बच जाएं। कृपा सोच में पड़ गया। वहां से आने के बाद नौकरी पर चला गया। 7,000 रुपया जो धान बेच करके डॉक्टर को दिखाने गया था, उस पर श्यामा ने घर में खूब हंगामा खड़ा किया। राघव से भी खरी खोटी कृपा को सुनवाई। राघव श्यामा के सब बातों से अनजान था। वहां जाने के कुछ दिन बाद कृपा को डॉक्टर और दवा की जरूरत पड़ी। उसने आर्मी अस्पताल में इलाज करवाया। वहां डॉक्टरों की टीम ने अंत में मेडिकल बोर्ड ने काम से अनफिट कर दिया और रिटायरमेंट के कागज पकड़ा दिए। घर आने के बाद अपने पेंशन के पैसे से दवा का इंतजाम करता था। इस पर भी श्यामा की उदंडता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। अंत में कृपा बिस्तर पकड़ लिया। सुरेखा का बेटा सुबोध छोटे मामा कृपा को बनारस के अस्पताल में भर्ती करवाया। उसने बड़े मामा और माधव मामा को खबर किया। माधव गोरखपुर से बनारस आ गया। वहीं उसका भाई कृपा अस्पताल में भर्ती था। उसने भाई की सेवा की। डॉक्टर ने माधव को बता दिया कि हेपेटाइटिस बी के लास्ट स्टेज में है, कभी भी जा सकते हैं। माधव भी भाभी के व्यवहार से परिचित था। वह जान गया था कि भाभी ने भैया के कान में कृपा के लिए जहर उगली है। उसने फोन करके बड़े भैया को सच्चाई से अवगत कराया और कहा कि भैया अंतिम समय में भी भाई से मिल लें। माधव को खबर पाते ही राघव दौड़ा दौड़ा बनारस आया। बड़े भाई के आने के 3 घंटा बाद कृपा ने माधव को बुलाया और कहा, भैया हम तो जाते बानी, आज से हमार बच्चा सबके माई बाबूजी तू ही बाड़ा। यह कहते हुए कृपा ने संसार से विदा हो गया। दोनों भाई रो रहे थे। राघव को बहुत पश्चाताप हो रहा था अपनी पत्नी के कारण ही। भाई को जलील किया उसने, मेरे परिवार को नरक बना दिया। घर आने के बाद श्यामा को जलील किया, इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। कृपा के दाह संस्कार के बाद दोनों भाई बच्चों का ख्याल रखते थे। माधव के पढ़ाई और खर्च हर महीना भेज देता था। राघव कपड़ा और उसके खुशी का ख्याल रखते थे। दोनों भाई आपस में मिलकर के कोई काम करते। माधव ने राघव से कहा, भैया हम सोच रहे हैं कि बैंक से लोन लेके अपन साझा खाता में डाल दी। दहेज के पैसा तो ढेर लगबे करी, उस समझ के पैसा कहाँ से लाई। एक शिक्षक के नौकरी से एक बार इतना संभव नहीं थे। राघव ने कहा, ठीक बा रख दा। माधव बैंक से 5 लाख लोन लेकर के दोनों भाई के साझे खाते में रख दिया। हर महीना अपना वेतन से लोन के पैसे चुकाने लगा। राघव का बेटा
राम एमबीए करके प्राइवेट संस्थान में नौकरी करने लगा। उसकी पढ़ाई भी शैक्षिक लोन के आधार पर ही शुरू हुई, जो नौकरी होने के बाद देनी थी। नौकरी होने के बाद थोड़े दिन तो राम शैक्षिक लोन का भुगतान किया। इसी बीच उसकी शादी पढ़ी लिखी नौकरीशुदा लड़की से तय हुई। राम की शादी धूमधाम से हो गई। शादी में बड़ा ही उत्सव मनाया गया कि पढ़ी लिखी और नौकरी वाली बहू घर में आ रही है। आने के 3 महीने बाद राम बोला, इस महीना देर हो गया है, मैं बैंक जा रहा हूँ शैक्षिक लोन को भुगतान करने। इसी बात पर राम की पत्नी श्रेया बोली, मेरे पिताजी शैक्षिक लोन लिए थे, टाइम खत्म होने के बाद एक दस्तखत देना पड़ा था कि हम लोन नहीं चुका सकते हैं। टाइम खत्म होने के बाद 1.5 लाख ही देना पड़ा और सारे पैसे माफ हो गए। आप भी ऐसा कीजिए कि राम कुछ कहे इससे पहले श्याम बोल पड़ा, बहुरिया सही ये तो कहे तिया, तोहरा पैसा काटत बच जाई तो तू दूसरा काम में करिहा। नीतू भी माँ का समर्थन की, जो राम की बड़ी बहन थी। धीरे धीरे लोन बढ़ता गया। जब भी राघव पूछते, राम तू लोन चुकावत बाड़ा, श्याम, श्रेया और नीतू मिलकर के राघव का मुंह बंद कर देते। श्यामा बोलती, देत बा रउआ, ओकर पीछे हाथ धो के पड़ल बानी। राघव चुप रह जाता। इसी तरह 3 साल बीत गए। ब्याज का रकम बढ़ते बढ़ते 5 लाख से ऊपर हो गया। बैंक और कोर्ट से राघव के हाथ में नोटिस आया, अगर आप रकम नहीं देंगे तो आपका बैंक में रखा हुआ पैसा और खेती की जमीन से वसूल लिया जाएगा। राघव ही इस लोन का गारंटर था। उस समय माधव की पत्नी कविता भी घर आई हुई थी। उसने कहा, भैया जी घबराई मत, सब ठीक हो जाई, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाई। राघव का गुस्सा आपे से बाहर था। उसने राम और श्याम को खूब खरी खोटी सुनाई। बेवकूफ, एक बार भी हमरा कहले रहित की लोन नइखन देले, हम अपना पेंशन से 10,000 रुपया हर महीना दे के बैंक के कर्जा दे देले होई। अब तो हम ना घर के बानी ना घाट के। माधव भाई के साथ जो साझा अकाउंट में 5 लाख रुपया बिंदु की शादी के लिए रखा था, वह पूरा पैसा बैंक लोन में काट लिया गया। थोड़ा सा जो बच गया था वह अगले किस्त में देने का नोटिस दिया है। इसी बीच राघव का छोटा बेटा श्याम की शादी तय हो गई। यह लड़की बीएससी थी, प्रिया नाम था उसका। डिग्री कॉलेज था पर नॉलेज नहीं। दोनों बहू आने के बाद श्यामा जो व्यवहार अपनी देवरानी कविता के साथ की, वही व्यवहार अपनी बहुओं पर लागू। बड़ी बहू श्रेया कुछ बोलती तो नहीं थी, पर सास को वो पसंद नहीं करती थी। वह घर से नौकरी करने के लिए बाहर धसक गई। प्रिया बेचारी क्या करे, जाए तो जाए कहाँ। उसे ताने के अलावा खाने पीने पर पाबंदी, साबुन सर्फ पर पाबंदी थी। हर चीज हिसाब से मिलता था। प्रिया मन से कमजोर नहीं थी। उसने समझ लिया था कि मैं दबती चली जाऊंगी तो ये लोग मुझे दबाते ही चले जाएंगे। उसने श्यामा को डंट करके मुकाबला किया। श्यामा एक सुनाती तो प्रिया उसे 4 सुनाती। कभी कभी कहे हुए वाक्य भी सत्य हो जाते हैं, जैसे को तैसा मिला। इसी बीच राम एक लड़के के पिता और श्याम एक प्यारी सी बिटिया का पिता बन गया। राघव ने घर वाले को दुख से प्रेशर का दवा खाना बंद कर दिया। एक दिन प्रेशर की वजह से राघव को पैरालाइसिस का अटैक हो गया। जान तो किसी तरह से बच गई, पर ब्रेन में क्लोटिंग हो गया। एक तरह से वह खाट के ही मेहमान हो गए। भाई राघव और छोटे भाई कृपा की बेटी बिंदु और सिंधु ने बड़े पिताजी की सेवा की। बेटा राम और श्यामा ने एक तरह से किनारा ही कर लिए। छोटा बेटा श्याम और बहू प्रिया ने ससुर को दुख के क्षणों में साथ दिया। इसी तरह 3 साल झेलते झेलते राघव ने संसार से विदा ले ली। पत्नी श्यामा का कोई मलाल नहीं था। पूरे घर की जिम्मेदारी निभाने वाला इकलौता माधव ही था। एक शिक्षक की नौकरी, 4 बच्चियों और लड़कों की पढ़ाई, सब कुछ उसी के जिम्मे था। वह भी प्रेशर का मरीज हो गया। माधव की पत्नी कविता माधव के काम में दखल नहीं देती थी। कभी भी उसकी पत्नी और बच्चे एक संपन्न परिवार की तरह खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाए। घर और परिवार को देखते हुए हमेशा माधव आर्थिक तंगी से परेशान रहता।
क्या करो कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी माधव को पूरी रात जागते बीत जाती थी। राम और श्याम अपने चाचा का क्या सहारा बनते। वे लोग हमेशा रोते ही रहते कि मेरे पास पैसे ही नहीं बचते। माधव हर महीने बच्चियों की पढ़ाई और घर का खुदरा खर्च के लिए 15,000 महीना भेजता था, पर इसका कोई महत्व तो नहीं था। श्यामा हर किसी से कहती, ऊ का करेले, हमनी खेत के उपज खैले, हमार बड़का बेटा बच्ची सबके खर्च भेज देला। माधव कहता तो किससे, यहाँ तो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाली बात। माधव बिंदु के लिए वर देखने लगा। जहां भी जाता तो कुछ लोग इससे घबरा जाते कि लड़की के माँ पिताजी नहीं हैं। कुछ सोचते कि दान दहेज नहीं मिलेगा। समाज का सोच का दृष्टिकोण सही नहीं था। माधव छुट्टी लेकर के घर आता और वर की तलाश में इधर उधर भटकता ही रहता। लड़कियां पढ़ ली थी तो पर बड़ी माँ के कारण सही शिक्षा नहीं मिल सकी थी। लड़कियां सीखी तो सिर्फ स्वार्थ की परिभाषा ही सीखी। जब भी माधव परेशान होता तो अपनी परेशानी और दुख कविता से कहता। कविता उसका हमेशा सहारा बनती। समाज का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता जो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करे और उसके माता पिता बने। हार करके माधव ने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। आखिरकार माधव की तपस्या ईश्वर ने सुन ली। एक परिवार ने माधव की रिश्ता मान लिया। दहेज में 8 लाख नगद, गाड़ी, इसके अलावा कपड़ा, गहना, फर्नीचर था ही। माधव ने हामी भर दी। मरता क्या न करता। माधव ने समय से और मन से हार चुका था। माधव ने शादी बैसाख में करना तय किया ताकि सब व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाए। माधव के पास कुछ पैसे थे और उसने कुछ लोन ले लिया। पहले वाला शादी का पैसा तो लोन में डूब ही चुका था। फिर से बिंदु की शादी में लोन लेना पड़ा। गाड़ी उसने 2 पहिया ही खरीदा। जिस लड़के से उसने शादी तय की थी उसका नाम विक्रम था। वह एक प्राइवेट फार्म में कर्मचारी था। उसके पिताजी एक किराना सामान की दुकान चलाते थे। वे लोग अच्छे खाते पीते थे। धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। राम और श्याम उनके बहुएं सबसे पहले आ गई। रेखा, सुरेखा और नीतू भी बिंदु की शादी में आ गई। बहुएं काम धाम करती थी पर शादी में पैसे की मदद ना राम ने की और ना ही श्याम ने। बिंदु और उसके वर के लिए गले का चैन और अंगूठी माधव ने खरीदा। साथ ही बिंदु के लिए कान की बाली, पायल और बिछिया भी, फर्नीचर, घर का सामान और बर्तन भी। सब खरीदने के बाद बारात का स्वागत। इन सब में माधव ने कर्ज ज्यादा बढ़ गए। सुरेखा, रेखा, नीतू और सब के जमाई का विदाई करना माधव को ही था। बिंदु का वर विक्रम सुंदर तो था ही पर लालची किस्म का इंसान था। शादी के बाद माधव एकदम से टूट गया था। सिंधु और नीलू भी अकेली हो गई थी। दोनों बहनों को दीदी के जाने का दुख था। माधव ने थोड़ा राहत महसूस की। कृपा की एक जिम्मेदारी से मुक्ति तो मिली थी। अब तो सिंधु, ज्योति और नीलू ही हैं। अगर ईश्वर की कृपा रही तो ये सब भी निपट जाएंगे। माधव की बेटी ज्योति पढ़ने में बहुत होशियार थी। माधव की इच्छा थी कि बेटी और बेटा पढ़ लिख करके अच्छे नौकरी में आवें। वैभव और ज्योति पापा की परेशानी देखते हुए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। वैभव बीटेक करने के बाद एमटेक करने लगा था। उसकी पढ़ाई में भी पैसे लग रहे थे। उसके लिए भी माधव ने शैक्षिक लोन ले लिया था। अपने वेतन से दोनों लोन को भुगतान करना शुरू किए। वेतन का 1/3 ही पैसा घर खर्च के लिए बचता था। उससे कविता का दवा और राशन पानी दोनों था। कविता कभी सब्जी बनाती तो कभी दाल बनती तो सब्जी नहीं। कविता घर के खर्च में कटौती करती। राम और श्याम ने सोचा अकेला चाचा काफी परेशान होंगे। उन्होंने अपनी माँ श्यामा से पूछा, माई बोल तो चाचा के कुछ मदद कर दी। श्यामा ने कहा, चुप रह, उनका पैसा के थोड़े ना कमी बा। बिंदु के शादी में इतना खर्च कहाँ से कैले, उनका आमदनी भी ज्यादा बा औरों कुछ उपरवार कमात हुई हैं। राम और श्याम माँ की बात सुन करके चुप हो गए। माधव भी अपने रिटायरमेंट के करीब आ गया था। वह प्रतिदिन सोचता कि रिटायरमेंट से पहले सिंधु और ज्योति की शादी कर दें। माधव के पास पैसे नहीं और अभी लोन के पैसे भी बाकी थे। इधर वैभव भी एमटेक के फाइनल में था। माधव अब सिंधु के लिए वर देखने लगा। लोन का कर्ज अदा करते करते माधव का रिटायरमेंट आ गया था।
रिटायरमेंट के बाद उसने पैसे नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। माधव ने जो पैसे जीएफ जीपीएफ से निकाले थे काट कर ही पैसे मिले थे। एक जगह लड़का देखने गए जो एक सरकारी अफसर था। उसका एक ही मांग था, लड़की इंग्लिश मीडियम से पढ़ी होनी चाहिए और जो हर क्षेत्र में सही साबित हो। ज्योति में ये सारे गुण थे। माधव ने बताया कि मेरी 2 बेटियां हैं जो शादी के लिए योग्य है। एक हिंदी मीडियम से पढ़ी है, दूसरी अंग्रेजी मीडियम से। जो आपको सही लगे उसी के लिए बात करेंगे। लड़के वाले ने कहा, आप दूसरी लड़की के लिए ही बात आगे बढ़ाएं। उन लोगों ने ज्योति का बायोडाटा ही पसंद आया। ज्योति को जो लोग देखने आए थे वो तो उसके विचार से ही मोहित हो गए थे। ज्योति भी नौकरी में आ गई थी। लड़के वाले को ऐसा कोई डिमांड नहीं था, आप लोग बेटी को जो भी दे रहे हैं वह काफी है। एक योग्य लड़की मुझे दे रहे हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। माधव ने ज्योति की शादी साधारण तरीके से करना चाहा। माधव ने अपना विचार लड़कों वालों के समक्ष रखा। वे लोग भी अच्छे विचार को समझते थे। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। ज्योति को भी गले का चैन, अंगूठी, बाली, पायल और बिछिया सभी खरीदे। वर के लिए भी चैन, अंगूठी और कपड़े। माधव को वर को घड़ी देने के लिए उतने पैसे नहीं थे। सिंधु का भी शादी करना था। शादी दोनों परिवार की सहमति से आडंबर रहित शादी हुई। इसमें दोनों परिवार और उनके रिश्तेदार शामिल थे। ज्योति का वर सुंदर, गौरव, सुशील और सामाजिक था। शादी के बाद प्रीत भोज किया गया। माधव ने ज्योति की शादी किफायती किए, फिर भी लग गए। मात्र 2 लाख रुपए ही बचे। ज्योति के शादी में भी किसी भतीजे ने कोई मदद नहीं की। अब सामने थी सिंधु। उसके लिए भी वर देखा जाने लगा। जैसे तैसे करके एक जगह बात चली। वे लोग सिंधु की सुंदरता पर मोहित थे। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने एक कार गृहस्थी के सामान के साथ 10 तोला सोना देना था। लड़के का नाम रोहित था। वह बैंक में क्लर्क था। वह माता पिता का आज्ञाकारी लड़का था। घर परिवार ठीक होने के बाद इतना व्यवस्था तो करना ही था जिससे सिंधु की शादी हो जाए। ये भी माधव की ही जिम्मेदारी थी। उसने खेत बेचने की सोची। यह बात जब श्यामा को पता चली तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। श्यामा ने कहा, तू खेत बेच के काहे सोचत बड़ा? पहले जमीन के बंटवारा होई ना ता तू अपना पैसा से करे के सोच। उस दिन पहली बार माधव ने भाभी से मुंह खोल करके बोला, भाभी अगर हमारे पास इतना पैसा रहे तो हम ई बात सोचते ना रहे। मात्र हमरा पास 2 लाख ही बा, इतना में सिंधु के ब्याह नइखे संभव। श्यामा बोली, ठीक बा, पहले जमीन के बंटवारा कर दा, ओकरा बाद ब्याह कर। अभी इतना तक ही सीमित नहीं था। बिंदु का घरवाला विक्रम ने माधव से कहा, चाचा जी सुनतानी की रउआ खेत बेचे वाला बानी। हमरा ससुर जी के कोई लड़का नइखे। ऊ सब इनका तीनों बहन के रउआ बिंदु के हिस्सा हमारा के दे दे, ओकरा बाद में सोची। माधव इतना थक चुका था कि कभी कभी सोचता मैं भी नहीं रहता तो ठीक था। इधर श्यामा का कहना था कि जमीन के 3 हिस्सा लागी। एक हिस्सा राम के, दूसरा हिस्सा श्याम के और तीसरा वैभव के हुई। इस बंटवारे की चर्चा में लड़की का नाम कहीं नहीं था। माधव अगर श्यामा की बात माने तो सिंधु और नीलू बिन ब्याही रह जाएंगी। अगर विक्रम की बात ना माने तो तीनों लड़कियों को जमीन देना पड़ेगा। माधव की आंखों की नींद उड़ गई थी। ने अंत में समस्या का यही हल निकाला कि कृपा की बेटियों को उनके पिता की संपत्ति उनको मिल जाए। उसने कोर्ट में अर्जी दी। घर में श्यामा ने हंगामा तो किया ही, पर लड़कियों का भविष्य देखते हुए माधव ने उसके पिता के जमीन में तीनों लड़कियों को बराबर हिस्सा में बंटवारा कर दिया। बिंदु के ससुराल वाले उस जमीन के मालिक हो गए। माधव ने सिंधु के ससुर से कहा, मैं बेटी के नाम से जमीन कर दिया हूँ, आप इसे बेच करके सब सामान ले सकते हैं या फिर जमीन रख सकते हैं। बारात का स्वागत मैं कर दूंगा। सिंधु के ससुराल वाले ने भी जमीन लेना उचित समझा। माधव ने निश्चित तिथि पर सिंधु की शादी कर दी। बारात का स्वागत भी माधव ने बहुत अच्छे ढंग से किया। जो थोड़े पैसे थे उससे सिंधु और दामाद को जेवर दे दिए। माधव का हाथ एकदम से खाली हो गया। भाभी के साथ डेली कलह का घर हो गया था। सुबह शाम श्यामा के तानों से माधव परेशान हो गया था। इधर कुछ दिनों से श्यामा की तबीयत खराब चल रही थी। माधव से देखा नहीं गया। उसने अपनी भाभी का इलाज करवाया।
दोनों लड़कों को खबर किया कि माँ बीमार हैं। दोनों लड़कों ने आकर के माँ को लेकर के चले गए। मात्र 6 महीने ही वह अपने बेटों के पास रह सकी। 3 महीना राम के पास और 3 महीने श्याम के पास ही रही। दोनों बहुओं का स्वागत जैसे उन्होंने तानों से किया था, वही सब बहुओं ने भी उनके साथ किया। 6 महीने के बाद श्यामा वापस घर आ गई। खेती के भागी से जो अनाज मिलता था उसे ही खाती थी। माधव की एक जिम्मेदारी नीलू की शादी बाकी रह गई थी। नीलू के लिए भी वर देखना शुरू किया। नीलू के लिए भी एक अच्छा घर देखा। नीरज पुलिस इंस्पेक्टर का काम करता था। वे लोग भी गोरखपुर के रहने वाले थे। नीलू को भी माधव ने बीएड करा दिया था। माधव ने जैसे सब लड़कियों को जेवर दिया था वैसा ही नीलू और उसके वर को भी दे दिया। जेठ के महीने में नीलू की शादी रखी गई। नीलू की शादी में रेखा, सुरेखा, नीतू, बिंदु और सिंधु सभी आई थी और उनके साथ उनके जमाई भी। माधव की यह आखिरी जिम्मेदारी थी। बारात का स्वागत अच्छे ढंग से किया गया। सब लड़कियों और दामाद को भी विदाई अच्छे ढंग से की गई, जिसमें सबको कपड़े, मिठाई और फल थे। इन सबको पूरा करने में थोड़ा मदद वैभव ने किया और माधव ने कुछ जमीन और हिस्से को बेचा। इतने में भी श्यामा का मन नहीं भरा। उसने माधव को फिर से कहना शुरू कर दिया, 2 हिस्सा के जमीन ता तू बर्बाद कर देहला। अब ई घर बेच बचल बा, एकरा तो तू बेच के हमनी के रोड पे ले आईबा। माधव अपनी जिंदगी और अपने आप से तंग आ चुका था और राम और श्याम भी कह रहे थे कि चाचा ये ठीक नइखे करत हवा। माधव ने श्यामा को लेकर के कोर्ट में गया और अपने हिस्से जो भी जमीन थी वह भाभी के नाम कर दिया। माधव ने कहा, भौजी पिताजी के जमीन के तोहरा मलाल रहे। हम भाई के ऋण चुका भईनी और तुहार ऋण भी चुका भईनी। अब हमारा पास ना तो तुहार घर और ना खेत रह गईल। अब हम दोनों प्राणी ई गांव और ई घर छोड़ के जात बानी। तू अब सब के साथ खुशी खुशी रहा। यह कहते हुए माधव कविता को लेकर के घर से निकल गया। प्रतिष्ठित राम सज्जन घर जो प्यार और अपनापन के क्षेत्र में गांव और आसपास के इलाके में उनकी तूती बोलती थी, उनके घर का और इज्जत का मिट्टी में मिलना हो गया था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।